हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएस इनसाइट। तो आज इंग्लिश क्लास में हम फिल इन द ब्लैंक्स का चैप्टर करेंगे। जिस बुक से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है टेक्स्ट बुक का 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक। इस बुक में लेवल वाइज क्वेश्चन है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके क्वेश्चन है। हर सेशन में मैं तीनों लेवल से ही क्वेश्चन कवर कर रही हूँ। इस सेशन में हर लेवल से 10-10 करके क्वेश्चन मैं कवर करूंगी, ठीक है। तो जैसे कि हमारा रूल है पढ़ने का कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर हमें नहीं पढ़ना है, उससे रिलेटेड जितना भी जो भी पॉइंट्स होता है वो सभी मैं डिस्कस करने की कोशिश करती हूँ। एंड हमारा ये क्लास ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को सुबह 10 बजे अपलोड हो जाता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द वास ब्रोक डैश पीसेस व्हेन सिमरन ड्रॉप्ड इट। ओके, तो जो ऑप्शंस है वो है ब्रोक इन, ब्रोक इनटू, ब्रोक अमॉन्ग, ब्रोक फ्रॉम। तो ब्रोक और ब्रेक को लेकर बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, वो भी सब हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं ब्रेक इन, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेक इन। ब्रेक इन का क्या मतलब होता है? वैसे तो हम इन यूज करते हैं अगर कोई भी चीज एनक्लोज्ड है, तो उस हिसाब से उस चीज के लिए हम इन प्रपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। एनक्लोज्ड अगर किसी चीज के अंदर एनक्लोज्ड है तब हम इन यूज करते हैं। बट ब्रेक इन जो फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक इन मतलब जबरदस्ती किसी जगह पे घुस जाना बाय फोर्स। जैसे कि अगर मैं रॉबरी का बात करूँ, रॉबरी में जबरदस्ती घुस जाते हैं घर के अंदर, तो वही है कि अगर कोई रॉबरी और या कोई थीफ के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि वो लोग जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं, तो उसको हम ब्रेक इन बोलते हैं, ठीक है। और ब्रेक इनटू क्या है? वैसे तो इनटू हम यूज करते हैं कोई मूवमेंट के लिए, ठीक है। अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह पे रश करके जा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, तो उस मूवमेंट के टाइम हम इनटू यूज करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक इनटू मतलब कोई चीज अगर टूट जाता है, मतलब एक पीस था वो टूट के मल्टीपल पीस में डिवाइड हो गया, तो वो टूट जाने का बोलते हैं ब्रेक इनटू। तो द वास ब्रोक इनटू पीसेस व्हेन सिमरन ड्रॉप्ड इट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी ब्रेक इनटू, दैट इज ब्रोक इनटू। और भी कुछ ब्रेक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब होते हैं, वो हम सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सभी एसएससी के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले और एक है ब्रेक ऑफ। ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूं, आप भी मेरे साथ लिखिए। ब्रेक ऑफ हम दो तरीके से यूज करते हैं। अगर अचानक से बातचीत बंद हो जाए, ओके, एब्रप्टली स्टॉप टॉकिंग, तब भी हम ब्रेक ऑफ बोलते हैं। ओके, एब्रप्टली स्टॉप टॉकिंग, इसे हम ब्रेक ऑफ बोलते हैं। और एक बोलते हैं जब कोई बड़ा सा कोई चीज है, उससे अगर कोई छोटा सा पोर्शन अलग कर दे, तब भी हम ब्रेक ऑफ बोलते हैं। मतलब रिमूव समथिंग फ्रॉम अ लार्जर यूनिट। ओके, और ऐसे बोल सकते हैं पुल ऑफ, ये और एक हो गया इसका पुल ऑफ। ओके, ब्रेक ऑफ और पुल ऑफ का मतलब क्या है कि अगर कोई बड़ा सा यूनिट है, लार्जर यूनिट से अगर मैं छोटा सा कोई चीज को रिमूव कर रही हूं, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ और पुल ऑफ, ठीक है। और एब्रप्टली स्टॉप टॉकिंग के लिए भी हम ब्रेक ऑफ यूज करते हैं। ओके, तो ब्रेक ऑफ हो गया। ब्रेक ऑफ आप पॉज करके राइट कर लेना। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। आई थिंक ये भी आप लोगों ने सुना होगा, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन भी हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, एक मशीन के लिए और एक कोई प्रोसेस, कोई एग्रीमेंट के लिए भी हम यूज करते हैं। दोनों का ही जो अप्रोच है वो सेम ही है, बट दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगर कोई मशीन, कोई डिवाइस सडनली फंक्शन करना बंद कर दे, ओके, सडनली सीज टू फंक्शन, ये है फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। कोई चीज के लिए ये बोल रहे हैं कि अचानक से अगर काम करना बंद कर दे तो ब्रेक डाउन, कार ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। और होता है कोई एग्रीमेंट, कोई रिलेशनशिप, कोई प्रोसेस के लिए सीज टू कंटिन्यू,
अगर कंटिन्यू होना बंद हो जाए, ओके, सीज टू कंटिन्यू, कंटिन्यू होना बंद हो जाए, इट इज पर्टिकुलरली फॉर एनी एग्रीमेंट, एनी रिलेशनशिप, एनी प्रोसेस, तब भी हम उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेक डाउन दो तरीके से यूज होता है, एक सडनली सीज टू फंक्शन फॉर्मेशन, एक सडनली सीज टू कंटिन्यू फॉर एग्रीमेंट, रिलेशनशिप एंड प्रोसेस एनी, ओके। सो ये हो गया ब्रेक डाउन, ब्रेक इन हो गया, ब्रेक इनटू हो गया, ब्रेक ऑफ हो गया एंड ब्रेक डाउन भी हो गया। और एक है ब्रेकआउट। आई थिंक ब्रेकआउट तो सभी ने सुना होगा, कोई भी डिजीज के लिए, कोई एपिडेमिक के लिए हम ब्रेकआउट यूज करते हैं ना। अगर एनी, मतलब सिर्फ पर्टिकुलरली एपिडेमिक के लिए नहीं, एनी अनडिजायरेबल चीज जो किसी को नहीं चाहिए, अगर वो सडनली स्टार्ट हो जाए, जैसे कि एपिडेमिक, कोई चाहता है कि एपिडेमिक हो, बट वो एपिडेमिक तो शुरू हो ही गया ना, एंड वो फैल गया इस तरीके से कि कोई उसको नहीं रोक पा रहे थे, ठीक है। तो अगर सम अनडिजायरेबल things start suddenly, then we will use the phrasal verb break out। और एक है break up। break up क्या है? come to an end and disperse। रिलेशनशिप के लिए भी यूज करते हैं, अगर कोई रिलेशनशिप को एंड करना है तो ब्रेक अप बोलते हैं। और एक है, इसको मैं रिमूव कर रही हूं, और एक है ब्रेक ऑन। जो भी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं रिमूव करके लिख रही हूँ, आप सभी ये नोट कर लेना, ठीक है। और एक है ब्रेक ऑन। ब्रेक ऑन मतलब तोड़ ही देना, ठीक है, टू ब्रेक समथिंग। बहुत जोर से, बाय स्ट्राइकिंग और स्मैकिंग इट अगेंस्ट समथिंग, ओके। मतलब अगर मैंने एक वास लिया और दीवार में एकदम पटक के तोड़ दिया तो उसको ब्रेक ऑन बोलेगा, ओके। बाय स्ट्राइकिंग or smacking it against something, ओके। तो क्या क्या पढ़ा हमने? ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, ब्रेक ऑन, ब्रेक अप, ब्रेक आउट, ब्रेक डाउन, ब्रेक ऑफ। एक बार रिवाइज कर देती हूँ। ब्रेक इन मतलब अगर जबरदस्ती कोई घर के अंदर घुस जाए तो ब्रेक इन होता है। कोई चीज अगर टूट के मतलब मल्टीपल पीसेस में बिखर जाए तो वो ब्रेक इन टू हो गया। ब्रेक ऑन तो हो गया कुछ तोड़ ही देना, टू बाय स्ट्राइकिंग और स्मैकिंग इट अगेंस्ट समथिंग, वो हो गया ब्रेक ऑन। ब्रेक अप हो गया क्या? टू कम टू एन एंड एंड डिस्पर्स इट, मेनली वी यूज इन रिलेशनशिप, ओके। और एक है क्या? ब्रेक आउट। वी यूज इट फॉर एनी अनडिजायरेबल थिंग्स अगर सडनली स्टार्ट हो जाए, स्पेशली वी यूज इट फॉर एपिडेमिक, ओके, ब्रेक आउट, ओके। एंड और एक क्या है? ब्रेक डाउन है। ब्रेक डाउन मतलब सीज टू कंटिन्यू, सीज टू फंक्शन। फंक्शन अगर करना, कोई मशीन बंद कर दे और कोई रिलेशनशिप प्रपोजल अगर कंटिन्यू होना बंद हो जाए तो उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं ना, ब्रेक डाउन आ गया एक। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते ऐसा कुछ चीज हो गया कि आपका ब्रेक डाउन हो गया। अगर आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो बट आपका उस तरह का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है तो एक ब्रेकडाउन होता है खुद के अंदर, मतलब इच्छा नहीं करता है, सीज टू कंटिन्यू हो जाता है, वो कंटिन्यूएशन खराब हो जाता है वहां पे, ओके। तो वो गया ब्रेकडाउन। और एक था ब्रेक ऑफ। ये अगर कोई भी लार्जर यूनिट से अगर अलग हो जाए, रिमूव हो जाए तो उसको ब्रेक ऑफ बोलते थे। और अब्रप्टली स्टॉप टॉकिंग, अगर अचानक से बंद हो जाए बातचीत तो उसको बोलते ब्रेक ऑफ। तो यहाँ पे हमने 7 फ्रेजल वर्ब पढ़ लिया है ऑलरेडी, तो ये सभी आप नोट करना, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर है सेकंड वन, द वाज ब्रोक इनटू पीसेस व्हेन सिमरन ड्रॉप्ड इट, ओके। नेक्स्ट, शी सेम्ड डैश अबाउट द प्लान एज शी डिड नॉट रिएक्ट मच। अच्छा, अब इस बात को छोड़ दो, यहाँ पे क्या बोले? शी डिड नॉट रिएक्ट मच। अगर रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई प्लान के बारे में मैं आपको बता रही हूँ बट आपने रिएक्ट नहीं किया, दैट मीन्स क्या है? आपको उस प्लान सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको मतलब जो भी, मुझे क्या, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ऐसा आपको अगर कोई फीलिंग आए तो अब भी आप नहीं रिएक्ट करेंगे ना, नहीं तो आप तो कोई ना कोई रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस है इंटरेस्टेड, एक्साइटेड, अनइंटरेस्टेड, एंथुसियास्टिक। देखिए ये जो तीनों ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, बी एंड डी, तीनों का ही जो फीलिंग है वो सेम तरह का ही है, ठीक है। इंटरेस्टेड, आप अगर रिएक्ट करते दैट मीन्स क्या? आप वो प्लान के बारे में इंटरेस्टेड है, आप वो प्लान के बारे में एक्साइटेड है, आप वो एंथुसियास्टिक है, हाँ वो उस प्लान के लिए कुछ करना चाहिए ऐसे करके, बट आपने रिएक्ट नहीं किया। एंड ये तीनों ही सेम ही है, तीनों का मीनिंग सेम बन रहा है, सिर्फ एक ही बचा है अनइंटरेस्टेड। मतलब
आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है. इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, दैट इज अनइंटरेस्टेड. ओके, सो शी seemed uninterested about the plan as she did not react much. Okay, option number C is the correct answer. Next, when are you dash to write to your friend? अब when are you dash, ये कौन सा टेंस चल रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? वेन आर है यहाँ पे, तो मुझे एकदम आंख बंद करके ऑप्शन बी में टिक करना है. वेन आर यू गोइंग टू राइट टू योर फ्रेंड? ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, मार्कोनी डैश द रेडियो इन 1901. अब ये और एक एसएससी का फेवरेट अप्रोच है. यहाँ पे क्या होगा? ओके, डिस्कवर्ड, लोकेटेड, इन्वेंटेड, ओरिजिनेटेड. ठीक है, तो ये डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो ये डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड के बीच में डिफरेंस क्या है? डिस्कवर किसको करते हैं? कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, डिस्कवरी किसको बोलते हैं? कि कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड, बट उसको किसने पहले नहीं देखा. जिसको उसको पहले देखा है वो उनका डिस्कवरी कर दिया. ठीक है, मतलब जैसे कि अमेरिका. ओके, अमेरिका क्या, वो जो लैंड था, वो जो पीस ऑफ लैंड था, वो तो पहले से ही था. वो तो अचानक से आ नहीं गया ना, वो पहले से ही था, बट किसी ने उसको नहीं देखा. फर्स्ट किसने देखा था? कोलंबस ने देखा था. ओके, कोलंबस ने फर्स्ट देखा था वो पीस ऑफ लैंड को, इसलिए क्या बोलते हैं कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, है ना? तो अमेरिका एक पीस ऑफ लैंड है, उसको अलग से कुछ किसने बनाया नहीं. ओके, बट इन्वेंशन हम कब यूज करते हैं? जब कोई आइडिया यूज करके, कोई किसी का इंटेलिजेंस यूज करके, आइडिया यूज करके कोई ऐसा चीज बनाए जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता था. ओके, उनके आइडिया के वजह से, वो इम्प्लीमेंटेशन की वजह से वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम इन्वेंशन बोलते हैं. कोई आविष्कार, अगर कुछ आविष्कार किया है तो उसको इन्वेंशन बोलते हैं. जैसे कि रेडियो, रेडियो क्या पहले से था? पहले से तो रेडियो नहीं था, उन्होंने वो रेडियो इन्वेंट किया है. ठीक है, उनके इंटेलिजेंस, उनके आइडियाज की वजह से वो रेडियो उन्होंने बनाया है, वो पहले से नहीं था. ठीक है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज इन्वेंटेड. आई थिंक आप लोगों ने समझ गए कि डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड के बीच में डिफरेंस क्या है. डिस्कवर्ड हम कब यूज करते हैं? जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, बट नोबॉडी हैज फाउंड इट बिफोर. ओके, किसी ने उसको पहले नहीं देखा, जिसने उसको पहले देखा उन्होंने उसको डिस्कवर कर लिया. और इन्वेंटेड क्या है? अगर कोई चीज अगर आप क्रिएट कर रहे हो, ओके, आपने आइडिया, आपके इंटेलिजेंस यूज करके आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसको हम इन्वेंशन बोलते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो इन 1901. ओके, नेक्स्ट, he is addicted to alcohol and exerts a bad influence dash his family. वो अल्कोहल से एडिक्टेड है एंड इसलिए क्या हो रहा है? एग्जर्ट्स मतलब वो उनके फैमिली के ऊपर एक बैड इंप्रेशन पड़ रहा है. ठीक है, तो exerts a bad influence on, it means उनका फैमिली का जो भी मेंबर्स है उनके माइंड के ऊपर एक बैड इन्फ्लुएंस हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे होगा exerts on होगा, exerts a bad influence on. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, द इंसिडेंट मेड अ डैश इंप्रेशन ऑन करण. ओके, तो राउंडेड इंप्रेशन, फैक्चुअल इंप्रेशन, डीप इंप्रेशन, परफेक्ट इंप्रेशन. अब राउंडेड इंप्रेशन और फैक्चुअल इंप्रेशन और परफेक्ट इंप्रेशन डू नॉट मेक एनी सेंस. ओके, क्योंकि एक इंसिडेंट, एक घटना के बारे में बात हो रहा है कि वो करण के ऊपर कैसा इंप्रेशन पड़ा है. हम बोल सकते कि उसके ऊपर गहरा इंप्रेशन पड़ा है, उसके ऊपर परफेक्ट इंप्रेशन पड़ा है, ऐसा तो मतलब कोई मीनिंग नहीं बनता है ना. तो उसके ऊपर हम बोल सकते कि इसके ऊपर गहरा इंप्रेशन पड़ा है. ओके, तो दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर डीप. ओके, डीप इंप्रेशन, द इंसिडेंट मेड अ डीप इंप्रेशन ऑन करण. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, I am dash of winning the competition. ओके, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट, रेजिस्टेंट, पार्टिनेंट, रिलैंट. कॉन्फिडेंट ही होगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं ये कंपटीशन तो जीतूंगी. ओके, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, ये भी देखना. ओके, कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग. ओके, आईएनजी फॉर्म. ओके, पार्टिसिपल फॉर्म, ये भी हमें ऑब्जर्व करना है. सिर्फ यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो गया, हाँ चलो बस हो गया, आंसर ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं.
हर एक सेंटेंस का हर एक वर्ड को आपको ऑब्जर्व करना है कि इसके बाद क्या यूज हो रहा है, ये क्यों यूज हो रहा है, ये यहाँ पे यूज करने का क्या मतलब है, ये सभी आपको ऑब्जर्व करना है। तभी आप एट ए टाइम बहुत कुछ एक साथ सीख सकते हो। बहुत कम टाइम में आप बहुत कुछ ऐसे सीख सकते हो अगर आपका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा है। ठीक है, तो वो आपको ग्रो करना होगा। आपका जो ऑब्जर्वेशन पावर है ऐसे करके आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्या होगा, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द कंपटीशन। ओके, जरूर मैं कॉन्फिडेंट रहूंगी। अब जो अदर ऑप्शन है जैसे कि रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट मतलब क्या कि you would not want to accept something, particularly any if we are talking about any changes or any ideas. Okay, अगर कोई new ideas, कोई new changes है जो आप accept नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको resistant बताऊंगी। जैसे कि अगर मैं ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन की बारे में बात करूं तो न्यू जनरेशन का जो अप्रोच है उनके लाइफ के प्रति, उनका जो भी अप्रोच है वो ओल्ड जनरेशन मोस्टली वो पसंद नहीं करते। दे आर रेजिस्टेंट, उनको वो जो न्यू जनरेशन का जो आइडियाज है उनके बारे में वो रेजिस्टेंट है। उनको जो चेंजेस वो दिखने में मिल रहा है वो उनको पसंद नहीं है। दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंजेस, द न्यू आइडियाज बाय द न्यू जनरेशन। ओके, तो दैट्स वाई रेजिस्टेंट मतलब नॉट वांटिंग टू एक्सेप्ट समथिंग। ओके, especially new changes and ideas. Okay, next है क्या, pertinent. Pertinent means relevant. Okay, relevant to a particular matter. Okay, that is relevant. Pertinent. Okay, pertinent. And Reliance है जो कंपनी है, Reliance Jio. Okay, तो Reliant मतलब dependent on someone or something. Okay, dependent on someone or something. एकदम रिलायंस कंपनी का जो नाम है उन्होंने एकदम उनका नाम को एकदम सेटिस्फाइड किया है, फुल्ली सेटिस्फाइड किया है। क्योंकि हम लोग अब जियो के ऊपर जिस तरीके से डिपेंडेंट हो चुके हैं, हमारे पास अब कोई ऑप्शन भी ऐसा नहीं है कि जियो को छोड़ के किसी और कनेक्शन हम यूज करें। ऐसा एक मार्केट क्रिएट हो गया है। तो रिलायंस वाकई में उनका नाम को एकदम सेटिस्फाइड कर रहा है। तो रिलायंट मतलब डिपेंडेंट ऑन समवन और समथिंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, माई टीचर इज द डैश ऑफ ऑल। अब यहाँ पे दा भी है, यहाँ पे ऑल भी है, तो मुझे किस बात का कंफ्यूजन है। देखिए, दा हम कब यूज करते हैं, फॉर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के सामने हम दा यूज करते हैं। एंड यहाँ पे मैं कंपेयर भी किससे कर रही हूँ, ऑल मतलब सब कुछ से कंपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, काइंडेस्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, माई टीचर इज द काइंडेस्ट ऑफ ऑल। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, young people from disadvantaged home look for dash in government job. डिसएडवांटेजेड होम मतलब जिनका हालत ठीक नहीं है, जिस घर का हालत ठीक नहीं है। ज्यादातर हमारे देश में वैसे ही फैमिलीज है। ओके, मोस्टली वी आर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास फैमिली। वहां का जो भी हमारे तरह लड़का लड़की है वो गवर्नमेंट जॉब में क्या ढूंढते हैं, लुक फॉर डैश इन गवर्नमेंट जॉब, क्या ढूंढते हैं, स्टेबिलिटी ढूंढते हैं, है ना। आपको तो स्टेबिलिटी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब आप क्यों करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। आपका अगर जॉब में स्टेबिलिटी है तभी आपका लाइफ में स्टेबिलिटी रह सकता है। क्योंकि जो भी प्राइवेट कंपनीज है वहां पे आप कुछ भी 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते, कभी भी आपको निकाल सकते हैं जॉब से। ओके, कोई गारंटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है अभी तक कोविड के वजह से, तो बहुत ही हालत खराब है प्राइवेट कंपनीज का। ओके, बट गवर्नमेंट जॉब में क्या है, आपका स्टेबिलिटी है। एंड इसके वजह से यंग पीपल फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड होम्स लुक फॉर स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स। ओके, कैपेबिलिटी, एबिलिटी तो आपको पता ही है। यूटिलिटी मीन्स क्या है, यूटिलिटी मीन्स प्रॉफिटेबल और बेनिफिशियल। ओके, यूटिलिटी मीन्स बेनिफिशियल और आप बोल सकते हो प्रॉफिटेबल। ठीक है, यूटिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी तो आपको बोल ही दिया। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट, ही इज डिसेंडेंट डैश द मुगल रॉयल्टी। अब डिसेंडेंट मतलब क्या है, जैसे कि आप अपने जो एंसेस्टर से, आपका जो पूर्वज है उनका डिसेंडेंट है। ओके, डिसेंडेंट का एक
सिनोनिम है सक्सेसर। ओके, सक्सेसर, इसका जो स्पेलिंग है ये भी देख लेना। ओके, तो ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ किसका, ऑफ किसका, मुगल रॉयल्टी, मुगल रॉयल्टी का वो डिसेंडेंट है। ओके, तो ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ द मुगल रॉयल्टी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके, तो ये हो गया हमारा लेवल 1 का क्वेश्चंस। अब हम जाएंगे लेवल 2 में। ओके, तो अभी हम लेवल 2 का क्वेश्चंस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड डैश। अब ये आ गया क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन। ओके, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्वेश्चन टैग एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपको एक ना एक क्वेश्चंस मिल ही जाता है एग्जाम में, एंड ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस होता है। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट रहता है, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस रहता है। स्टेटमेंट में आपका जो है, उसके बाद क्वेश्चन टैग में उसका ऑपोजिट रहेगा। मतलब सेंटेंस में अगर पॉजिटिव अप्रोच है तो क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हम यूज करते हैं, नेगेटिव मतलब कि डोंट, नॉट, ऐसे कुछ रहेगा। ओके, तो देखिए नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड, यहां पे हम लोग कोई ऐसे नॉट, वॉज नॉट ऐसे और डिड नॉट ऐसे करके यूज नहीं किया, बट नन इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड। ओके, नन ऑफ द फूड, तो यहां पे जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, पहले तो देखिए, पहले आप क्या करोगे, वॉज है, दैट मीन्स इट इज इन पास्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट होगा, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट होगा, ऑप्शन नंबर ए एंड डी एक ही तरह का है, एक का wasn't it है, एक का was it है। अब कंफ्यूजन क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव में है, तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव चाहिए, दैट इज was it है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट, द नियरेस्ट हाउस वॉज मच डैश देन शी थॉट। ओके, जब यहाँ पे देन यूज हुआ है, दैट मीन्स कुछ कंपैरेटिव टाइप का यहाँ पे कुछ होगा। ओके, मुझे कंपैरेटिव चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे मच यूज हो रहा है, उसके बाद कुछ कंपैरेटिव डिग्री बैठेगा, उसके बाद तो जो है देन शी थॉट, देन है, दैट्स वाई कोई कंपैरेटिव डिग्री मुझे चाहिए। अब ए में तो कंपैरेटिव डिग्री है नहीं, तो इसको कट कर दो। बी में मोर फर्दर है, क्यों यूज करना है मुझे मोर फर्दर, नहीं चाहिए मुझे, फर्दर इटसेल्फ इज अ कंपैरेटिव डिग्री, उसको अगर मैं मोर फर्दर बोलूंगी तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है। ओके, तो ये भी कट। अब बचा फर्दर, फर्दर दोनों ही सेम ही है, सिर्फ एक ए और यू का फर्क है। तो फर्दर एक्चुअली टॉक्स अबाउट द डिस्टेंस। ओके, इट्स अबाउट डिस्टेंस, कितना दूर है उसके बारे में अगर मुझे बताना है तो मैं ये फर्दर यूज करूंगी। इट इज लाइक एट और बाय अ ग्रेटर डिस्टेंस व्हेन वी यूज फर्दर। एंड ये फर्दर जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो है एडिशनल, ऐसे बोलते हैं ना कि फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन और प्लीज क्लिक द लिंक, ऐसे बोलते हैं ना। तो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन मीन्स अगर आपको मोर एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है, द नियरेस्ट हाउस, डिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है, इसलिए द नियरेस्ट हाउस वॉज मच फर्दर देन शी थॉट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दो आई एम टॉल आई फील इंफीरियर डैश अदर्स। अब ये जो इंफीरियर है, सुपेरियर है, जूनियर, सीनियर, ये सभी के साथ हम टू यूज करते हैं, याद रहेगा टू, ये भी एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, दो आई एम टॉल आई फील इंफीरियर टू अदर्स। ओके, इंफीरियर, जूनियर, सुपीरियर, सीनियर, सभी के साथ हम टू यूज करते हैं। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो देन यूज होना चाहिए क्योंकि मैं तो एक कंपैरिजन कर रही हूं, बट नहीं। ओके, यहाँ पे टू यूज होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, आई एम ऑलवेज डैश फॉर गुड बुक्स। ओके, आई एम ऑलवेज डैश फॉर गुड बुक्स, यहाँ पे बहुत सारा फ्रेजल वर्ब आ चुका है, तो ये एक एक करके हम करेंगे। पहले क्या है, लुकिंग इनटू, आई एम लुकिंग इनटू दिस मैटर, मतलब क्या, मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हूं। ओके, लुकिंग इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट, इसमें और एक एडिशनल पॉइंट है, हम कभी भी इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं बोलते हैं। ओके, आई एम इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर कभी नहीं बोलेंगे, आई एम इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर और आई एम लुकिंग इनटू द मैटर। ओके, looking into the matter or I am investigating the matter. Okay, not investigating into, because already investigate के अंदर ही into छुपा है। ठीक है, तो that is look into मतलब investigate। next है look down, मतलब किसी को नीचा दिखाना। okay, to regard with contempt, किसी को नीचा दिखाना इज लुक डाउन।
ओके, नेक्स्ट है लुक आउट। लुक आउट मीन्स आप कुछ चीज के लिए या कोई इंसान के लिए आप सर्च कर रहे हो। ओके, टू सर्च फॉर समवन, समथिंग और समवन। ओके, हो गया। एंड नेक्स्ट लास्ट है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर तो आपको पता ही है, केयर करना। ओके, केयर करना, टेक केयर। ओके, so looking into means investigate, looking down means to regard with contempt, looking out means to search for something, and looking after means taking care of. Okay, तो यहाँ पे मैं गुड बुक्स के लिए तो सर्च ही कर रही हूँ ना, आई एम लुकिंग आउट, आई एम ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर गुड बुक्स. ओके, सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, I am short dash funds at that moment, so can I pay you back next week? मेरा फंड शॉर्ट है, आई एम शॉर्ट ऑफ, फंड का शॉर्टेज है मेरे पास. ओके, फंड नहीं है तो आई एम शॉर्ट ऑफ. ऑफ किसका? फंड का. ऑफ, आई एम शॉर्ट ऑफ फंड्स एट द मोमेंट. ओके, सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, spacious discovery is always dash and shows just how much there is still to understand about our planet. तो नेक्स्ट पोर्शन क्या बोल रहा है एंड के बाद? shows just how much there is still to understand about the planet. मतलब हमारे प्लैनेट में और कितना चीजें अभी तक कितना भी चीजें हमारे समझने के लिए. एंड स्पीशीज डिस्कवरी के बारे में पहले बोल रहा है. तो स्पीशीज डिस्कवरी एक्साइटिंग, टीडियस, डिसर्निंग, पर्निशियस. 4 ऑप्शन है मेरे पास, तो एक एक करके इसका मतलब देखते हैं. एक्साइटिंग तो आपको पता ही है, इसका क्या ही बोले. टीडियस मतलब क्या? बोरिंग, नॉट इंटरेस्टिंग. ओके, टीडियस मतलब मैं यहां पे लिख रही हूं, टीडियस मतलब बोरिंग. ओके, मोनोटोनस. ओके, एंड डिसर्निंग मतलब आपका अगर अच्छा जजमेंट है तब मैं आपको बोल सकती हूं. ओके, दैट इज हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट. हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट इज डिसर्निंग. ओके, डिसर्निंग यहां पे सी है. ओके, एंड लास्ट वन क्या है? पर्निशियस. पर्निशियस मीन्स हार्मफुल. ओके, पर्निशियस इज हार्मफुल, डैमेजिंग. ओके, दैट इज पर्निशियस. ओके, तो यहाँ पे देखिए सी और डी की तो बात ही नहीं है. ओके, डिसर्निंग इज रिगार्डिंग गुड जजमेंट, पर्निशियस इज रिगार्डिंग हार्मफुल और डैमेजिंग. तो ये दोनों तो होगा ही नहीं. एक है एक्साइटिंग और एक है बोरिंग. तो बोरिंग तो नहीं है. यहाँ पे जो सेंटेंस बन रहा है, जो बोल रहा है कि स्पेशियस डिस्कवरी इज ऑलवेज डैश, एंड उसके बाद बोल रहा है कि देयर इज स्टिल, वहां पे बहुत कुछ अभी तक है हमारे प्लैनेट के बारे में हमें जानने के लिए. ठीक है, तो दैट इज एक्साइटिंग. ओके, स्पीशीज डिस्कवरी इज ऑलवेज एक्साइटिंग. ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, द कार पार्क वॉज फुल सो वी डैश टू लुक फॉर अनदर प्लेस टू पार्क. मुझे कुछ देखना ही नहीं है इस क्वेश्चन में. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस पास्ट में है. ऑप्शंस क्या है? हैज, हैविंग, हैड, हैव. आपके पास एक ही ऑप्शन है. ओके, आपको सोचना भी नहीं है. ये 22 सेकंड से आपको क्या सोचना है? 2 सेकंड लगेगा ये सेंटेंस पढ़ने में, हो जाएगा आपका आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन. क्यों? क्योंकि पूरा सेंटेंस ही आपका पास्ट में चल रहा है. तो यहाँ पे हैज, हैविंग, हैव कुछ भी नहीं होगा. द कार पार्क वॉज फुल सो वी हैड टू लुक फॉर अनदर प्लेस टू पार्क. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, I congratulated him dash his promotion. ओके, तो ये कुछ प्रपोजिशन है जो आपको एकदम मतलब लॉक करना है, आपके एकदम माइंड के अंदर एकदम लॉक कर लो. कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन, आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन. ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ ऑन होता है. ओके, ऑन ये प्रपोजिशन. ओके, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज प्रमोशन. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. अगर आप किसी को गुड विश कर रहे हो, आप किसी को कंग्रेचुलेट कर रहे हो फॉर हिज प्रमोशन, तो वी विल यूज ऑन. कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन. नेक्स्ट, टीचर वुड लाइक डैश अ लॉन्ग हॉलीडे. हैविंग फॉर, वुड लाइक, हैव, हैविंग बीन कोई मीनिंग नहीं बन रहा है एंड ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. ये सब यहाँ पे अप्रोप्रिएटली मैच नहीं हो रहा है. तो हमें चाहिए इन्फिनिटिव. ओके, आई वुड लाइक टू हैव दिस और आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, ऐसे करके हम बोलते हैं. तो टीचर्स वुड लाइक टू हैव अ लॉन्ग हॉलीडे. दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट,
The rescue team dug out a soldier from the snow dash how he could have survived for 7 days buried under it. अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आए तो बीच में हमें यहाँ पे क्या यूज करना होता है? द रेस्क्यू टीम डग आउट अ सोल्जर फ्रॉम ए स्नो. स्नो से रेस्क्यू टीम ने एक सोल्जर को खोद के निकाला है, ठीक है, मतलब वो स्नो के अंदर दब गए थे. एंड उसके बाद बोल रहे हैं ही कुड हैव सर्वाइव्ड फॉर 7 days buried under it. मतलब वो जो सोल्जर वो स्नो के अंदर 7 दिन थे, फिर भी वो सर्वाइव कर गए. ये देखकर वो सभी लोग बहुत ही आश्चर्य हो गए. ओके, वंडर. ओके, तो यहाँ पे होगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. द रेस्क्यू टीम डग आउट अ सोल्जर फ्रॉम द स्नो वंडरिंग. ओके, वंडरिंग how he could have survived for 7 days buried under it. Okay, तो ऑप्शन नंबर A is the correct one. Okay, नेक्स्ट इज लेवल 3. तो हमारा लेवल 2 का 10 क्वेश्चन खत्म हो गया. अब हम लेवल 3 का क्वेश्चंस करेंगे. ओके, नेक्स्ट. द ऑर्निथोलॉजिस्ट रिमेंबर्स that prior to the construction of the dams, the local rivers slowly dash through a rich wetland ecosystem which would store, hold back and slowly release water after heavy rains. तो डैम कंस्ट्रक्शन के पहले क्या था उसे के बारे में ऑर्निथोलॉजिस्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कि द लोकल रिवर्स स्लोली डैश थ्रू अ रिच वेटलैंड इकोसिस्टम, ओके, व्हिच वुड स्टोर, होल्ड बैक एंड स्लोली रिलीज वाटर आफ्टर हेवी रेन्स. तो यहाँ पे स्लोली क्या होगा? सॉलिडिफाइड, इन्फिल्ट्रेटेड, प्रोलॉन्ग्ड, मिएंडर्ड. सॉलिडिफाइड मतलब क्या होता है? सॉलिड हो जाना, ओके, हार्डेंड. ओके, दैट इज सॉलिडिफाइड. ओके, इनफिल्ट्रेटेड. इनफिल्ट्रेटेड मतलब इन्फिल्ट्रेशन से इनफिल्ट्रेटेड, दैट इज इनवेड. ओके, इनफिल्ट्रेटेड मतलब इनवेड. सी हो गया प्रोलॉन्ग्ड मतलब दैट इज समथिंग विच इज लॉन्गर, मेक लॉन्गर, that is prolonged. Okay, and last one is meandered. Meandered means which follows a winding course. Winding course मतलब ये हमने ज्योग्राफी में आपने शायद पढ़ा होगा, जो रिवर है उसका फ्लो अगर ऐसा दिखता है, ऐसे मतलब बहुत ऐसे एजेस है, शार्प एजेस है. ओके, तो इसको बोलते हैं वाइंडिंग कार्व्स. ओके, तो अगर रिवर ऐसे फ्लो करते हैं तो उसको हम ऐसे मिएंडर, वो वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे होगा लास्ट वन, मिएंडर. द लोकल रिवर्स स्लोली मिएंडर्ड. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, द ड्राइवर ऑफ द कार प्रॉब्ली होल्ड्स द की टू डैश द क्राइम. अब आपको देख के तो लगेगा 2 के बाद तो आपका फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है ना, तो 2 सॉल्व भी होगा. ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शंस होता है, एंड वो एक्सेप्शंस क्या है मैंने बार बार आप लोग के साथ डिस्कस किया है. पर्टिकुलर कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे 2 के बाद भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म बैठता है, एंड वो इनमें से एक है. होल्ड्स द की, इसके साथ 2 के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है. ओके, तो होल्ड्स द की है इसके साथ, इसलिए यहाँ पे सॉल्विंग होगा. देख ही सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज कितना गिर गया है. ओके, करेक्ट ओनली 12%. तो यहाँ पे होगा द ड्राइवर ऑफ द की प्रॉब्ली होल्ड्स द की टू सॉल्विंग द क्राइम. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, ही डैश हिज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल. यही समझ में आ रहा है कि मेन हॉल में उनका जो पोर्ट्रेट है उन्होंने वो लगाया है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हैंग्ड, हैंग, हांग, हेड हैंग्ड है. अब यहाँ पे 2 अलग अलग वर्ब है, एक है हैंग और एक है हैंग. ठीक है, मतलब 2 ही सेम ही है उसका प्रेजेंट फॉर्म, बट एक्चुअली दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटेंस. ओके, एक हैंग है जिसका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल हांग, हांग होता है, और एक है जिसका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल हैंग्ड, हैंग्ड होता है. ठीक है, तो हैंग, हांग, हांग ये किस चीज में होता है? जब कोई चीज को आपको वॉल में टंगाना है, मतलब लगाना है. ओके, हैंग करना है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पोर्ट्रेट हो गया, कोई पिक्चर हो गया, कोई फोटो फ्रेम हो गया, उसके लिए हम हैंग, हांग, हांग यूज करते हैं, जो कि कोई विदाउट एनी सपोर्ट अगर वॉल में मैं वो लगा रही हूँ तो उसको मैं हैंग कर रही हूँ, वॉल में वो हैंग कर रही हूँ, ऐसे मैं बताऊंगी. और ये वाला जो हैंग है ये होगा हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग्ड. दैट मीन्स टू डाई, हैंग्ड टिल डेथ ऐसे बोलते हैं ना. ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअली टू डाई और सस्पेंडेड बाय द नेक. ओके,
तो ये दोनों आपको अगर प्रेजेंट में दिया गया है तो आप समझ नहीं पाओगे, बट आप सेंटेंस पढ़ के समझ जाओगे कि क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे तो पहला वाला हैंग ही है जो हमें दीवार में लगाना होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा फॉर्म चाहिए वो मुझे पता नहीं, ठीक है, प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा। बट यहाँ पे जैसे कि कोई भी ऑप्शन में एस ऐड नहीं है तो उससे मुझे पता चल रहा है कि ये पास्ट में होगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो हंग है वो ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि अगर हैंग होता तो यहाँ पे मुझे एस चाहिए होता है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वो तो नहीं है, तो इसलिए ये पास्ट में ही होगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, learning how evolution has dash new species able to live in Earth's diverse habitats is awe-inspiring. Okay, learning how evolution has dash, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो एक एक करके देख लेंगे। पहला है slumbered. Slumbered means क्या है? slept. Okay, sleep. Actually slumber means sleep. Okay, adjudicated means judge और try. Okay, adjudicated. Yielded. Yielded means produced. yielded और requited means avenge, मतलब किसी को एकदम रिटर्न में एक अच्छा खासा रिटर्न देना, एकदम एप्रोप्रिएट रिटर्न देना किस चीज का। ओके, avenge दैट इज requited। ओके, तो ये जो सब ऑप्शन है उसका मतलब हमें समझ आ गया, तो इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि लर्निंग हाउ इवोल्यूशन हैज डैश न्यू स्पीसीज, मतलब इवोल्यूशन की वजह से न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस हुआ है, उनको अर्थ का जो डाइवर्स हैबिटेट है उसमें जीने के लिए एबल बनाया है, एंड दैट इज ऑ इंस्पायरिंग। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज yielded। ओके, नेक्स्ट, A babysitter is somebody who looks dash other people's children। हम जानते हैं कि बेबीसिटर का काम क्या होता है, अदर्स जो वर्किंग पेरेंट्स और किसी भी और पर्पस में हो सकता है उनका बच्चों को ध्यान रखना, ठीक है। तो लुक हमने अभी अभी पढ़ा, लुक आफ्टर होता है टेक केयर। ओके, लुक आफ्टर मीन्स टेक केयर, है ना। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन, लुक आफ्टर। और एक आफ्टर से है टेक आफ्टर। ओके, टेक आफ्टर मतलब क्या होता है? रिजेंबल, एक ही तरह दिखना, रिजेंबल, सिमिलर अपीयरेंस और सिमिलर तरीके का दिखना। ओके, इसको बोलते हैं टेक आफ्टर और रिजेंबल। ओके, लुक आफ्टर हो गया टेक केयर, टेक आफ्टर हो गया रिजेंबल। तो यहाँ पे होगा अ बेबीसिटर इज समबडी हु लुक्स आफ्टर other people's children. That is option number A is the correct one. Next, the business prospect seemed quite dash, so I convinced my friend to partner with me to start the venture. तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट सीम्ड क्या, कुछ ऐसा कुछ पॉजिटिव चीज होगा तब भी ना मैं कन्विंस करूंगी मेरे दोस्त को कि मेरे साथ पार्टनर बन जाओ ये वेंचर स्टार्ट करने में, है ना। अगर मुझे बिजनेस प्रोस्पेक्ट में कुछ पॉजिटिव लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ प्रॉमिसिंग लग रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है ऐसा लग रहा है, तभी तो मैं मेरे दोस्त को कन्विंस करूंगी ना कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ, साथ में ये वेंचर शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शंस है लुक्रेटिव, डूबियस, फ्लरिशिंग, प्रॉस्पेरस। तो फर्स्ट तो देखिए लुक्रेटिव। लुक्रेटिव मतलब क्या होगा? ऐसा कुछ जो आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। ओके, प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट। ओके, जो एक प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट, एक ग्रेट डील दे सकते हैं वो है लुक्रेटिव। डूबियस मतलब जो डाउटफुल है। ओके, आप हेजिटेट कर रहे हो, ओके, डाउटफुल है, वो है डूबियस। और फ्लरिशिंग, प्रॉस्परस दोनों का ही सिमिलर ही मीनिंग है, ठीक है। दैट मीन्स डेवलपिंग रैपिडली और सक्सेसफुली और थ्राइविंग। ओके, थ्राइविंग ये सेम ही हो गया। प्रॉस्परस मतलब भी वही होता है, सक्सेसफुल होना। तो यहाँ पे हमें अगर कोई ग्रेट डील या प्रॉफिट नजर आ रहा है तभी मैं अपने दोस्त को कन्विंस करूंगी पार्टनर होने के लिए। तो दैट्स व्हाई वी विल यूज लुक्रेटिव। ओके, द बिजनेस प्रॉस्पेक्ट सेम्ड क्वाइट लुक्रेटिव, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, anyone who comes in contact with him is enamored dash his charismatic personality। तो यहाँ पे एनामोड, एनामोड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ओके, ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ओके, अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव, एडमायरेशन और फैसिनेशन। ओके,
affected by strong feelings of love, admiration or fascination is called enamored. That is available strong feeling. Okay, charismatic का meaning मुझे comment करके बताइए charismatic. Okay, तो anyone who comes in contact with him is enamored के साथ with भी होता है, ऑफ भी होता है, दो प्रिपोजिशन ही यूज होता है, विद भी होता है, ऑफ भी होता है, दोनों ही करेक्ट है, बट हमारे ऑप्शन में एक ही अवेलेबल है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑफ. ओके, तो विद हिम इज एनामोर्ड ऑफ हिज कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, Sanjay has a working dash of Russian which he needs for his job as an intelligence officer. तो has a working dash of Russian. Russian एक language है, of working woman, working computer, working atmosphere, working knowledge, which is very obvious, working knowledge. So Sanjay has a working knowledge of Russian. एक भाषा है, एक language है जो उनको उनका एज अ इंटेलिजेंस ऑफिसर उनका जो ड्यूटी है वहाँ पे उनको उस जॉब में उनको चाहिए. ठीक है, उनका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए. रशियन ये लैंग्वेज का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए. ही हैज अ वर्किंग नॉलेज ऑफ रशियन. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, द मैन हु केम आउट ऑफ द केव हैड ए or slash and dash appearance and it made the people bow to him. अब ये जो appearance है इसका भी स्पेलिंग देख लेना. ठीक है, appearance यहाँ पे a है. ठीक है, तो ये भी गलत करते हैं. ओके, तो who came out of the cave had a or an imperial royalty renowned king. Imperial मतलब something which is majestic or magnificent. Okay, something which is majestic or magnificent, we will call it imperial. Okay, तो first one is imperial. Royalty मतलब तो जानते हो, the status of a king or queen, the status or power of the king or queen. Okay, renowned मतलब जो जिनको बहुत अच्छी तरीके से लोग जानते हैं, जो जाना पहचाना सा है. ओके, फेमस जो है उनको हम renowned personality ऐसे बोलते हैं ना, फेमस पर्सनैलिटी. किंग तो पता ही है. ठीक है, तो जो मैग्निफिसेंट और एक मैजेस्टिक ऐसा एक अगर अपीयरेंस है, किसी को देखकर अगर आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है तभी तो आप उनके सामने बो होंगे ना, आप उनके सामने झुकेंगे ना. उनको देख के ऐसे एक मैग्निफिसेंट, एक ऐसा मेजेस्टिक एक फीलिंग आई आपके अंदर से कि उनको देख के ही लोग झुक गए. ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी विल यूज इंपेरियल. द मैन हु केम आउट ऑफ द केव हैड एन इंपेरियल अपीयरेंस एंड इट मेड द पीपल बो टू हिम. ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फ्रेंडशिप बिल्ट ऑन बिजनेस इज डैश बिजनेस बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप. तो यहाँ पे दोनों चीज़ों के अंदर कंपैरिजन चल रहा है. एक है फ्रेंडशिप बिल्ट ऑन बिजनेस और एक है बिजनेस बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप. ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो बेस्ड देन, द बेस्ट, द बेटर देन, ये सब इनअप्रोप्रिएट है. ठीक है, ये यहाँ पे अप्रोप्रिएटली फिट नहीं है. यहाँ पे दोनों टाइप का फ्रेंडशिप में कंपैरिजन चल रहा है, तो यहाँ पे वी विल यूज बेटर देन. ओके, फ्रेंडशिप बिल्ट ऑन बिजनेस इज बेटर देन बिजनेस बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप. ओके, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. नेक्स्ट सेशन में हम फिल इन द ब्लैंक्स का और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए. दैट्स ऑल, थैंक यू.